हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। और हम लोग की कोशिश होगी कि इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर लें। बहुत ज़्यादा डायग्राम वगैरह नहीं देंगे, डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा। मेन जो कंटेंट है उस कंटेंट को डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ नोट्स बना भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और हम जल्द ही सारे नोट्स को, जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उसको अपलोड कर देंगे ताकि आप लिंक में से डाउनलोड कर लें। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, उन नोट्स के लिंक उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट किए जाएंगे। जैसे जैसे सारे तैयार होते जाएंगे पीडीएफ फाइल में सबको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें और ज़रूरत पड़ने पे आप पढ़ भी सकें। तो 1 मिनट डिस्कशन में ही हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल इज नोन एज सेल साइकिल। तो वो प्रोसेस, और उस प्रोसेस में बहुत सारी इवेंट्स हैं जिसमें कोई सेल अपने जीनोम का मतलब यहाँ डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल, उसको डुप्लीकेट करती है। इसके अलावा जो दूसरे सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, सेल में दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो अगर प्लांट सेल है, या दूसरे जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हों, उन सब की डबलिंग होती है। इवन चाहे वो बायोकेमिकल्स हों, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। जब सेल पूरी तरह से इन सारी चीज़ों की डबलिंग कर लेती है तभी वो क्या करती है, डिवाइड करती है, राइट। तो एक नॉर्मल जो हम लोग सेल साइकिल का फेजेस दिखाते हैं वो कहाँ से, कि सपोज ये एक पेरेंटल सेल है, ये G1 फेज से पास होगी, देन S फेज से, देन G2 से, देन M फेज से। तो M फेज के बाद 2 डॉटर सेल बना दे रही है और ये डॉटर सेल फिर से ग्रोथ करती हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करती हैं। तो एक जनरल सीक्वेंस जो सेल साइकिल का होगा ये याद रखिएगा। इनको अलग अलग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, G1, S, G2 और M फेज, राइट। अब इसके बाद आते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल पे। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी कर सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, या सेल टू सेल टाइप की, अलग अलग सेल में अलग अलग ड्यूरेशन हो सकती है, या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे बैक्टीरिया में कोई सेल साइकिल तो नहीं होती, लेकिन जो सेल डिवाइड वहाँ पर होती है 30 to 40 मिनट्स। वहाँ पे आपको क्लियर कट G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन सेल डिवीज़न तो होता ही है, तभी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है और अपनी प्रोजीनी को बढ़ाता है। तो कुछ किताबों में 38 मिनट्स है, कुछ में 40 मिनट्स है, कहीं पे 30 मिनट्स है। तो मैंने यहाँ रेंज लिख दिया है कि बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, 30 to 40 मिनट्स। इस सेल को देखें तो यहाँ पर सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, जबकि ह्यूमन सेल्स 24 आवर्स में डिवाइड करेगी। मतलब वहाँ पे जो सेल साइकिल की पूरी प्रोसेस है वो 24 आवर्स के अंदर होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स क्या, रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टर्म दिए या अलग अलग प्रोसेस को डिस्कवर किया। जैसे टर्म कैरियोकाइनेसिस आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा, इसका मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। ये टर्म दिया था वाइटमैन ने। टर्म साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। शायद मैं साइटोप्लाज्म बोल गया, ठीक है। तो ये दिया था श्नीडर ने। टर्म माइटोसिस दिया था फ्लेमिंग ने। माइटोसिस इन प्लांट सेल ऑब्जर्व किया था प्रॉपरली स्ट्रॉस बर्गर ने। वहीं टर्म मियोसिस जो दिया था वो साइंटिस्ट का नाम है फार्मर एंड मूरे। एनिमल सेल में माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था बोवेरी और फ्लेमिंग ने। मियोसिस की स्टडी के लिए यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे वॉन बेनेडिन ने 1887 में ऑब्जर्व किया था। देन उसके बाद स्ट्रॉस बर्गर ने 1888 में। देन उसके बाद सूटन हैं 1900 में और विनी वाटर हैं 1900 में। तो ये याद रखने के लिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। एक तो होता है इंटरफेस। इंटरफेस को हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, या रेस्टिंग फेज, या ग्रोथ फेज भी कहते हैं।
इस दौरान सेल क्या करती है, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डुप्लीकेट करती है, चाहे वो डीएनए हो या दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हो, लेकिन डिवाइड नहीं करती, अपने को रेडी करती है। एम फेज़ यानी माइटोसिस फेज़, वो फेज़ जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करती है, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होगा और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। एम का मतलब माइटोसिस या मियोसिस दोनों ही हो सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ड्यूरेशन पे आ जाते हैं। जो इंटरफेस है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन रखता है पूरे सेल साइकिल का, ये 95% ड्यूरेशन बनाता है, जबकि एम फेज जो होता है ये केवल 5% ड्यूरेशन बनाएगा। जैसे अगर आप एनिमल सेल की बात कीजिए तो एनिमल सेल को 23 आवर्स लग जाएंगे इंटरफेस कंप्लीट करने में, और केवल 1 घंटा लगेगा, यानी एम फेज वाली प्रोसेस जो होगी 1 आवर की होगी। तो इंटरफेस में क्या होता है, सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती है ड्यू टू सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल गेट डबल बिफोर द एम फेज, डीएनए, सेल ऑर्गेनल्स एटसेट्रा ये सभी क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। जबकि जो एम फेज होता है दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल G1 है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। वहीं एम फेज़ की बात करें तो 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आएगा, उसके बाद सेल डिवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुछ सेल्स के बारे में जो कि किस तरह से डिवाइड करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर देखें तो कुछ सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, जैसे कि अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, उसके अलावा लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स जो बोन मैरो से हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, चाहे वो WBC हो या RBC का लाइफ स्टेज आपको पता होगा कि 120 डेज होता है, तो वो रेगुलरली प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए उनको बनाने वाली जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं। इसी तरह से मेस्टमेटिक सेल अगर प्लांट में देखें ये भी कॉन्टीन्यूअस डिवाइड करती रहती हैं, फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल कैम्बियम वाली जो सेल्स हैं। जबकि कुछ सेल जो होती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं, ऑकेजनली डिवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स, हिपैटोसाइट जिन्हें कहते हैं, फिब्रोब्लास्ट है, पैरेन्काइमा है। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, जैसे हार्ट सेल है, आपकी न्यूरॉन सेल्स हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी। एनिमल सेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो माइटोसिस सेल डिवीज़न नॉर्मली आपको डिप्लॉयड सेल मिलेगा। कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे मेल हनी बी या जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, ये इसकी बॉडी पूरी हैप्लॉयड होती है, तो ये ग्रोथ करने के लिए या गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस सेल डिवीज़न करता है। प्लांट्स के केस में देखें तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों में ही माइटोसिस सेल डिवीज़न आपको मिल जाएगा, राइट। माइटोसिस सेल डिवीज़न एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉयड है वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन जो होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पर भी माइटोसिस सेल डिवीज़न आपको दिखाई देगा। ध्यान समझिएगा, माइटोसिस division is also occurs in asexual production as well as in gamete formation in organism where main body chromosomal organization is haploid। जहाँ पे मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉयड है, तो अगर गैमेट बनाना है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो माइटोसिस सेल डिवीज़न चलेगा, बिकॉज जो गैमेट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। जैसे कि इन फंजाई द मेन बॉडी इज आल्सो हैप्लॉयड, इन ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट इज आल्सो हैप्लॉयड विच प्रोड्यूस गैमेट्स आफ्टर द माइटोसिस सेल डिवीज़न। तो ब्रायोफाइट है, फंगस है, इसके अलावा एल्गी हैं, कुछ जो हैप्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीज़न चलेगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा। नेक्स्ट ये रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट ना करके डीएनए का कंटेंट बढ़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे सेल साइकिल या सेल डिवीज़न के प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट करता है। जैसे स्टार्टिंग में देखिए ये एक पेयर क्रोमोसोम है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनको मैटरनल और पैटर्नल की कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये इनका सेंट्रोमियर वाला पॉइंट है और ये क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड अटैच किसके साथ है, सेंट्रोमियर के साथ, राइट। ये सेल सपोज कीजिए G1 फेज़ के अंदर है, यानी इंटरफेस का जो पहला फेज़ G1 फेज़ है।
अब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी इस फेज़ में क्या हो रहा था, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। तो जब डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो उस दौरान यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेटिड का नंबर बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग हमेशा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम भी कितना है, 2 है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर उतना ही है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि नया डीएनए कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है, 2 ही क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं 2n नंबर में। अगर हम लोग 2n मान के चलें तो यहाँ पे भी 2n है और यहाँ पर भी 2n है। लेकिन डीएनए का कंटेंट जो है वो बढ़ जा रहा है, राइट। कि डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग द G1 फेज 2C था, इस फेज में क्या हो गया, 4C हो गया। जबकि G2 फेज में भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, 4C रहेगा। भाई देखिए 2C यहाँ पर है, ये एक और एक ये 2 2C हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, नया डीएनए डुप्लीकेट करके बन गया और इस जगह पर भी, तो टोटल कितना हो गया, 4C हो गया। क्रोमोसोम नंबर सेम है, 2 सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमियर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 2 ही क्रोमोसोम, चाहे वो G2 फेज के बाद हो, राइट। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बार बार आता है, बड़ा कंफ्यूज करता है। क्रोमोसोम नंबर यूजुअली काउंट बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ये याद रखिएगा, आपको आगे काम भी आएगा कि सेंट्रोमियर का जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताएंगे। ये अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है माइटोसिस और मियोसिस का, कि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले माइटोसिस में देखते हैं, तो स्टार्टिंग में G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 2n है और डीएनए कंटेंट 2C है। इस फेज में क्या हो जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही है, लेकिन क्रोमेटिड का नंबर बढ़ने की वजह से डीएनए कंटेंट कितना हो जा रहा है, 4C हो जा रहा है। नेक्स्ट आप G2 फेज में देखें तो सेम कंडीशन आपको मिलेगी। और M फेज के बाद जब सेल डिवाइड कर जाएगी तो अगेन नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कि सेल यहाँ से क्या होती है, सेंट्रोमियर ब्रेक करता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, 2C हो गया, 2 डॉटर सेल बन रही है। इसी तरह से हम लोग मियोसिस को समझ लेते हैं। अब मियोसिस में देखिए इनिशियली वही कहानी मिल रही कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट 2C है। देन इस फेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिड का डबलिंग हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड बढ़ जा रहा है ना, बट क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। तो क्रोमेटिड बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डीएनए कंटेंट यहाँ पे 4C हो गया। क्रोमेटिड का नंबर इंक्रीज इसीलिए करता है कि नया डीएनए कंटेंट बन जाता है, राइट। नाउ अब G2 फेज में भी देखिए सेम कंडीशन है और सेल डिवाइड कर जाएगी यहाँ बीच में से, राइट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमेटिड यहाँ पर सेपरेट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इस केस में माइटोसिस में क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से, लेकिन मियोसिस का जो पहला डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट जिसे कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर घटकर कितना हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि 2n से 1n हो जा रहा है। जबकि डीएनए कंटेंट कितना है, दोनों ही सेल में 2C है। और जब मियोसिस सेकेंड होगा तो अब यहाँ पर एकदम माइटोसिस वाली स्टाइल में स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, तो यहाँ से बीच में से ब्रेक करेगा और मियोसिस सेकेंड होगा, 4 डॉटर सेल बन जाएंगी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच सेल कंटेन हैप्लॉइड एंड नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट इज आल्सो हाफ, तो 1C हो गया और क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया। हालांकि क्रोमोसोम नंबर हाफ एक्चुअल में देखा जाए तो मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाता है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर, यही याद रखना है कि यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही दिख रहा है आपको, राइट। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। न्यू टॉपिक है हमारा माइटोजन। तो माइटोजन क्या है, वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस या फैक्टर्स या एजेंट जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं, है ना, जो सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करते हैं कि सेल डिवाइड करे। इसमें सर्टेन हार्मोन्स आएंगे या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्लांट में साइटोकाइनिन हार्मोन है जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। वैसे ही एनिमल सेल के अंदर बात करें तो लिम्फोकाइन सर्टेन प्रोटीन्स केमिकल्स होते हैं। इसी तरह से एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। जो एनिमल सेल्स में स्पेशली ह्यूमंस की अगर बात करें तो सेल को प्रमोट करता है फॉर द सेल डिवीज़न। इंटरफेस अब अलग अलग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो G1 फेज़ पहला फेज़ होता है इंटरफेस का, जिसको प्री सिंथेटिक फेज़ कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 10 से 11 घंटे होती है। इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, साइज़ में इंक्रीज़ करेगी क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। प्रोटीन्स और एंजाइम सिंथेसिस इंक्रीजेज रिक्वायर्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन। उन सारे प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस होगी इंटरफेस के G1 फेज़ में, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, रॉ मटेरियल भी क्या होंगे, सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज़ एस फेज़, जिसमें कुल मिला के टाइम जो लगभग लगता है 8 to 9 आवर्स। ये ध्यान रखिए कि हम लोग एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। अलग अलग सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। तो एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज करेगा और कोई प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगा। तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ये अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको उस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रियोल पाया जाता है और इस सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। डीएनए का रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है। एस फेज़ या G1 फेज़ या G2 फेज़ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोफेज जब स्टार्ट होता है और जब एंड होने वाला होता है तभी न्यूक्लियस गायब होता है, यानी डिसअपियर हो जाता है। नाउ द G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। इसका ड्यूरेशन देखिए 4 to 6 आवर्स है, ध्यान रखिएगा। स्पिंडल फाइबर्स जो प्रोटीन होते हैं यानी ट्यूबलिन प्रोटीन, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है। रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मेटाबॉलिज्म हाई होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी इंक्रीज़ कर चुका होता है। नेक्स्ट इसके बाद है G0 फेज़ या G0 फेज़ या क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। G0 फेज़ में सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और अगर इसे स्टिमुलेट किया जाए तो ये रिटर्न कर जाती है सेल साइकिल में। एक्चुअली हमारी बॉडी की मैक्सिमम सेल जो होती हैं G0 फेज़ में ही होती हैं, मतलब हार्ट सेल और न्यूरोनिक सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए। इफ़ द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट फ्रॉम द G1 फेज़ टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, दैट इज़ द G0 और G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो एग्जिट कर जाएगी G1 फेज से, और जैसे ही उसको कॉल किया जाएगा कि भाई डिवाइड होइए यानी प्रोलिफरेट होना स्टार्ट कीजिए, वो स्टार्ट कर देगी सेल डिवीज़न। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के साइड में दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ओनियन रूट टिप सेल है, उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो G1 फेज़ में कितने होंगे, एस फेज़ में कितने होंगे, G2 फेज़ में होंगे और एम फेज़ में कितने डीएनए होंगे। सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नंबर यहाँ 14 है और डीएनए का कंटेंट कितना है, 2C दिया हुआ है। तो एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए कंटेंट तो बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा। देन G2 फेज़ में भी सेम कहानी चलेगी कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम होगा लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब सेल डिवाइड कर जाएगी, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, तो वहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वैसे ही जैसा कि पेरेंटल सेल में था इनिशियली, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। कि सेल साइकिल एक बार स्टार्ट हो गई तो ऐसा नहीं कॉन्टीन्यूसली चलेगी, और डिफरेंट फेजेस के लिए यहाँ अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि सेल साइकिल सही तरह से चल रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो दीज आर द एक्चुअली चेक पॉइंट्स दैट रेगुलेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। These are certain regulatory proteins which act on the different stage of cell cycle. एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लिन प्रोटीन होता है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है। तो यहाँ पे नाम दिया गया है, आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है बट नाम थोड़ा सा है तो उसको ध्यान में रखिएगा। G1 फेज़ में साइक्लिन डी और CDK जो है वो 4 और 6 होता है। G1 to S फेज़ के बीच में जो है साइक्लिन E है और CDK 2 है। इस फेज़ में साइक्लिन ए रेगुलेट करेगा और CDK 2 होगा। एम फेज़ में साइक्लिन बी होगा और CDK यहाँ पर 1 वाला होगा। नाउ माइटोसिस सेल डिवीज़न, जिसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं, तो बॉडी के सारे ही पार्ट्स में होता है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी होता है इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि फंजाई है, एल्गी है। यहाँ पे जो डॉटर सेल बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंटल सेल के। अगर नॉर्मली माइटोसिस सेल डिवीज़न जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उन सेल्स को हम लोग क्लोन सेल्स कहते हैं। जो डॉटर सेल बनती हैं उनको क्लोन कहते हैं। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा 1 टाइम,
एक ही बार न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और एक ही बार साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे आफ्टर द सेल डिवीज़न, यानी माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। माइटोसिस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस है, यानी कि जब इंटरफेस हो चुका होता है उसके बाद की कहानी हो रही है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग सब फेजेस। तो कैरियोकाइनेसिस के भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे पहले फेज की बात करते हैं, प्रोफेज। तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो एक्चुअल में क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है, फुल्ली कंडेंस नहीं होता है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पर क्या होंगे? दोनों ही क्रोमेटिड अटैच्ड होंगे। सेंट्रोमियर इज द साइड वेयर क्रोमेटिड्स इज अटैच्ड, राइट। मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो इस दौरान क्या होता है? सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जिसे हम लोग कह रहे हैं, सेंट्रोसोम में एक्चुअली 2 सेंट्रियोल होता है, ध्यान रखिएगा। उसका मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल नोन एज एस्टर। तो सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। रेडिएट का मतलब हर तरफ फैल जाती हैं। इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एस्टर्स नाम देते हैं। 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस। तो 2 एस्टर्स होंगी, यानी कि दोनों पोल पे, और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे? माइटोटिक एपरेटस। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम यूज़ नहीं किया है, हो सकता है आपको मुश्किल हो रही है समझने की। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको सामने रख के आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में अगर डायग्राम पॉसिबल है तो यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएं। प्रोफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीज़न, राइट। तो ध्यान रखना, माइटोसिस, पूरे माइटोसिस सेल डिवीज़न में जो प्रोफेज होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। मेटाफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो टोटली कंप्लीट हो चुका होता है। और सबसे ख़ास बात क्या है? मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स सेल के मिडल पार्ट पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्टेज आइडियल स्टेज होती है क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए, जिसको हम लोग कैरियोटाइपिंग भी कहते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल होंगे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके होते हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इस प्रोसेस में यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बन चुके थे प्रोफेज में, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अटैच हो जा रहे हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनाफेज। एनाफेज थर्ड स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है? रैपिड स्टेज ऑफ क्रोमोसोम माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसकी वजह क्या होती है? सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम है विद देयर सेपरेटेड separated chromatids move towards the opposite pole. The movement of chromosome is due to the shortening of fibers. तो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे क्या होते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे जो क्रोमोसोम हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब इसके बाद है टेलोफेज। ये रिवर्स होता है प्रोफेज का। यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का क्रोमेटिन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और भी दूसरे जो सेल ऑर्गेनल हैं वो अगेन वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, यहाँ पर क्या हो जाते हैं? रीफॉर्म हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। हालांकि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, वहाँ पर बनना शुरू हुई थी, यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। एंड द सेल इज़ रेडी फॉर द साइटोकाइनेसिस। एक्चुअली अगर देखा जाए, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द मिडल ऑफ एनाफेज एंड कंप्लीट जस्ट आफ्टर टेलोफेज। हम लोग पढ़ते ज़रूर हैं कि टेलोफेज होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, सेल डिवाइड करती है, लेकिन आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि हर स्टेज को अलग अलग स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम एनाफेज को, टेलोफेज को, प्रोफेज को या मेटाफेज को या G1 G2 एस फेज को अलग अलग स्टडी करें, सेल हमको शो करे। हम लोग अपनी आसानी के लिए यहाँ अलग अलग पढ़ लेते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्टली बोलें कि साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडल ऑफ द एनाफेज स्टार्ट हो जाती है। नाउ द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंप्लीटेड जस्ट आफ्टर द टेलोफेज। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होती है इस दौरान बाय द फिजन और बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज।
साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फरो का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस होता है। फरो ग्रेजुअली डिपेंस सेंट्रीपिटली, सेंट्रीपिटली का मतलब पेरीफेरल साइड से फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा जो सेंट्रल साइड की तरफ बढ़ना शुरू होता है और सेल को डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में। अगर हम लोग प्लांट सेल में देखें तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसे करता है, मिडल लेवल को। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द सेंट्रीफ्यूगल मैनर, वहाँ पे कैसे हो रहा है, सेंट्रीपिटली मैनर में हो रहा है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हो रहा है, मतलब सेंट्रल साइड टू पेरीफेरल साइड में। ठीक है, वहाँ पर क्या था, पेरीफेरल साइड से सेंट्रल साइड में हो रहा था। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। As a result, multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium। यानी ये कंडीशन क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स हैं, जहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती कैरियोकाइनेसिस के बाद, है ना। क्या लिखा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। हम लोग जो कोकोनट वाटर पीते हैं वहाँ पर हज़ारों लाखों न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। कोकोनट का जो वाइट वाला पार्ट जो आप खाते हैं जिसे गरी हम लोग कहते हैं, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा, वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन जो नारियल पानी या कोकोनट वाटर आप पी रहे हैं उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, केवल कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से बहुत सारे वहाँ पे न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना है, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस। ये मेंटेन करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन रखेगा। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है कि अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉइड सेल बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी है तो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी। इसके अलावा रीजनरेशन में, रिपेयर में और हीलिंग में अगर आपको चोट लग जाती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, कि वहाँ पर भी जो ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर डैमेज्ड स्ट्रक्चर की जहाँ पे चोट, हीलिंग होना है। रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से प्लेनेरिया में, राइट, वहाँ पे रीजनरेशन टर्म आया होगा। तो रीजनरेशन क्या है कि कोई पार्ट अगर ब्रेक करके अलग हो जा रहा है तो वो माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू रीजनरेट कर जाएगा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन भी माइटोसिस के थ्रू ही होगा। इसके अलावा पूरे भी जितने टाइप के आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हो, चाहे स्पोर फॉर्मेशन, चाहे रीजनरेशन, चाहे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, सब जगह पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस सेल डिवीज़न ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मियोसिस पे। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, और बहुत तो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि इस वीडियो के थ्रू आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और कंसेप्चुअली आपको थोड़ा कम से कम समझ में आए, थोड़ा तो नहीं, कम से कम इतना समझ में आ जाए कि आप सेल डिवीज़न के कंसेप्ट को समझ सकें। तो मियोसिस का की कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिडक्शनल सेल डिवीज़न है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीज़न। अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से डॉटर सेल जो बन जाएंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, हैप्लॉयड हो जा रहा है। अब की पॉइंट्स में और पॉइंट्स देखते हैं। सक्सेसिव डिवीज़न है जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होगा, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिवीज़न होता है, एक 2 बार कैरियोकाइनेसिस, 2 बार साइटोकाइनेसिस। क्यों, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड चल रहा है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। मियोसिस फर्स्ट जो है वो हेट्रोटिपिक टाइप है, मियोसिस सेकंड जो है होमोटिपिक टाइप है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है सेल, और अगेन मियोसिस सेकंड में हैप्लॉयड से यहाँ पे डिप्लॉयड बन जा रहा है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट दिया, द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज़ शॉर्ट एंड विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नोन एज इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, लिखा हुआ है वेरिएशन और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म।
अब मियोसिस फर्स्ट का सबसे पहला फेज़ होता है प्रोफेज फर्स्ट, जिसको अलग अलग फेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिनको अभी हम लोग आगे अलग अलग समझेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न जो है, जिसको रिडक्शनल या हेट्रोटिपिक टाइप ऑफ डिवीज़न कह रहे हैं, पहला फेज़ इसका आता है प्रोफेज फर्स्ट। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गर फेज़ होता है और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। चाहे आप माइटोसिस के प्रोफेज की बात करें तो उससे बड़ा होता है। बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, इसको फिर से हम लोग लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, इसके अलावा डाइकेनेसिस में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, कंडेंसेशन धीरे धीरे हो रहा होता है। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टीन्यूअस थ्रू आउट लेप्टोटीन, तो जो कंपैक्शन है क्रोमोसोम का, कंपैक्ट होना, वो कॉन्टीन्यूअस चल रहा होता है। नेक्स्ट जाइगोटीन, जाइगो मतलब होता है पेयरिंग करना। तो क्रोमोसोम, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल साइड से एक मैटरनल साइड से, आप स्टार्टिंग के वीडियो देखिएगा तो वहाँ पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया है। वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस पेयरिंग की प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। और ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनको हम लोग साइनैप्स्ड भी कहते हैं। अगर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाए तो वहाँ पे ये पता चलता है कि जो सिनेप्सिस हो रही है क्रोमोसोम की, वो एक प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में जोड़ते हैं, यानी पेयरिंग करते हैं, तो वहाँ पर एक केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटीनियस केमिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्राड। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनता है उसको हम लोग बाईवैलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो पहली दो स्टेज है, लेप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज, पूरे के पूरे प्रोफेज फर्स्ट की ये शॉर्ट ड्यूरेशन रखती है। नौ पैकेटीन स्टेज, तो यहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं क्लियरली अपीयर्स होना शुरू कर देते हैं एज अ टेट्राड के फॉर्म में। और पैकेटीन स्टेज को हम सबसे बेहतर तरीके से जो कैरेक्टराइज कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट न्यूड्यूल्स, मतलब वो एरिया जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर से न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, और इसके लिए जो एंजाइम की ज़रूरत है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ध्यान रखना है आपको कि पैकेटीन वाली जो स्टेज होती है, जब वहाँ पे एंडिंग हो रही होती है तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो पॉइंट, यानी जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है, ये अटैच रहेगा। और ये दोनों क्रोमेटिड जो पैटर्नल और मैटरनल साइड्स हैं, दोनों अटैच्ड हैं। इस एरिया को हम लोग, या इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कियाजमाटा। कियाजमाटा एक्चुअली एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। कब हो रहा है, पैकेटीन सब स्टेज के दौरान ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, जबकि सेम क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, यानी इसके बीच में और इसके बीच में होगा। कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं देखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, डिप्लोटीन। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो डिप्लोटीन is the dissolution of synaptonymal complex and the tendency of separation of bivalent from each other except at the site of
क्रॉसओवर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, जिससे जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी बाइवेलेंट एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पे वो अलग नहीं होते, जो इसके पहले मैंने बोला था। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है और जहाँ से ये अलग नहीं हो रहे हैं, उसे नाम देते हैं कियास्माटा। कुछ वर्टिब्रेट्स की साइड्स में देखें तो जो डिप्लोटेन वाली स्टेज है ये कई महीनों तक या कई सालों तक रह सकती है। नाउ द डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आप क्या देख रहे हैं, फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है एंड इट इज़ मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस्मेटा। तो जो केस्मेटा डिप्लोटीन वाली स्टेज में था और इसका फॉर्मेशन हुआ था लेप्टोटीन वाली स्टेज में, ये यहाँ पे डिज़ोल्व होके अलग हो जाता है। डिज़ोल्व मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस्मेटा का मतलब ये नहीं होता केस्मेटा ब्रेक करके ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर दोनों क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं एंड द मियोटिक स्पिंडल assembled to prepared for separation of homologous chromosome. By the end of diakinesis, the nucleolus and the other structures disappear. Dikinesis represent the transition of metaphase, right? तो डाइकाइनेसिस का कंटेंट हो गया। अब आ जाते हैं इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट पे, क्योंकि डाइकाइनेसिस के साथ ही प्रोफेज फर्स्ट ख़त्म हो चुका होता है। तो मेटाफेज फर्स्ट, यहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल ऑफ द प्लेट, जो इक्वाटोरियल प्लेट है या इक्वेटर ऑफ द प्लेट हम लोग कहते हैं, इक्वेटर ऑफ द सेल कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं, वहाँ पर ये अलाइन कर जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर वाले पॉइंट पे। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर ऑफ रिस्पेक्टेड क्रोमोसोम। ध्यान रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ना कि क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, वो वहीं पर अटैच्ड हैं एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देन टेलोफेज फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से रीफॉर्म हो जाएंगी, फिर से बन जाएंगी, और देन साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, फॉलोज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायोड ऑफ सेल। तो जो नई सेल बन जाएंगे उनको हम लोग डायोड ऑफ द सेल बोलेंगे। क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, क्रोमोसोम डू नॉट रीच स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब उस स्टेज में नहीं आते हैं जैसा कि इंटरफेज वाले न्यूक्लियस में क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक आ जाएगा इसी का, मियोसिस सेकेंड, जिसको हम लोग होमोटिपिक टाइप ऑफ डिवीज़न कहते हैं। तो प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट immediately after cytokinesis, and before this cytokinesis क्रोमोसोम जो होता है वो फुल्ली elongate हो चुका होता है। by the end of prophase second क्रोमोसोम again become compact and nuclear membrane क्या हो जाएगी, disappear हो जाएगी। then metaphase second क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगी काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। अब एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, तो जो क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इनका मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। टेलोफेज मियोसिस एंड्स विद द टेलोफेज सेकेंड, द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी और साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे टेट्राड ऑफ द सेल बनेंगे, यानी 4 सेल बनेंगे और सब में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई मियोसिस सेकेंड की, माइटोसिस की। इसके अलावा सेल साइकिल की कुछ अलग से पॉइंट्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और भी कुछ चीज़ें जिसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो पहला इंपॉर्टेंट, इंक्रीज़ करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं जिनको जर्म सेल, स्पर्म या ओवम हम लोग कहते हैं, फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, यहाँ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि गैमेट जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन।
जो कि स्पर्म और ओवम में मौजूद होता है, उसके फर्टिलाइजेशन से, यानी स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है और ज़ायगोट से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर, जिससे वेरिएशन आता है, वेरिएशन मदद करेगा अडाप्टेशन और इवोल्यूशन में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मियोसिस। देखिए, मियोसिस कोई अलग अलग टाइप की नहीं होती है, पहले इस बात को ध्यान में रखिए। हम लोग सिर्फ किस तरह की सेल्स में हो रही हो, किस तरह की नई सेल्स बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग बस नाम दे दे रहे हैं। मियोसिस का कंसेप्ट यही है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना है, ये याद रखना है। तो ऐसी सेल जिनमें मियोसिस सेल डिवीज़न होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। अब एक टाइप दिया हुआ है गैमेटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, गैमेट बनेंगे, हैप्लॉयड स्पर्म और ओवम, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल से। ज़्यादातर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में आपको ऐसा मिलेगा। इसके अलावा स्पोरिक मियोसिस, जहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, जैसे माइक्रोस्पोर्स या मेगा स्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल, जैसे कि आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मिलेगा, जो हायर प्लांट है, सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट। देन आता है इसके बाद जाइगोटिक मियोसिस। इसमें डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होगा बाय द मियोसिस और हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स। हालांकि लाइफ साइकिल जो थी डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसको अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, पहले ये टॉपिक मौजूद था। नेक्स्ट, माइटोटिक पॉइजन्स। तो कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो माइटोटिक सेल डिवीज़न की प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कॉल्चिसिन है, चैलोन्स हैं, साइनाइड्स हैं, एजाइड्स। Colchicine prevent assembly of microtubules, hence interferes spindle formation, thus chromosome not properly separated। तो किसी सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर चला जाएगा, किसी में नहीं जाएगा। तो अगर इस पॉइजन का, जिसे कॉल्चिसिन कह रहे हैं, इस्तेमाल किया जाए तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर सकता है डॉटर सेल में। कॉल्चिसिन क्या होता है, एल्कलॉइड होता है और वाइडली यूज होता है इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड ऑप्टे इस ये मिलता है कहाँ से, ऑटम क्रोकस प्लांट से, जिसका बायोलॉजिकल नेम एक और है, कॉल्चियम ऑटमनेल। तो ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल को सप्लाई किया जाएगा। आर्टिफिशियल कंडीशन में, ये हम लोग नेचुरल कंडीशन में नहीं देखते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग जीनोम और क्रोमोसोम नंबर इज़ नोन एज पॉलीपोलैरिटी, जैसे कि पोटैटो में ये किया गया है, इस माइटोटिक पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। मेटाफेज क्रोमोसोम हैज़ ओनली 4% ऑफ लेंथ ऑफ द ओरिजिनल क्रोमेटिन। तो चूँकि कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो जाता है क्रोमेटिन का कि क्रोमोसोम का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए लिखा है 4% होता है। आप माइटोसिस या मियोसिस की स्टडी के लिए किस तरह के लिविंग मटेरियल का या प्लांट एनिमल मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अनियन या ब्रॉड बीन का रूट टिप इस्तेमाल कर सकते हैं माइटोसिस की स्टडी के लिए। इसी तरह से मियोसिस की स्टडी के लिए यंग एंथर ऑफ अनियन या टेस्टिस ऑफ ग्रासहोपर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। आपको परमानेंट स्लाइड आपके लैब में मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है, या क्रोमोसोम साइकिल जिसे कहते हैं। तो इंटरफेस में आप देखिए कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो एकदम फाइन थ्रेड के फॉर्म में दिख रहा है। देन G1 फेज़ है जहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन एक ही डीएनए है और इसमें कंडेंस डीएनए, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन है। देन इस फेज़ में देखिए इस डीएनए की डबलिंग हो जा रही है, तो अब आपको 2 क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फाइन है। G2 फेज़ में ये क्रोमेटिन जो हैं और ज़्यादा कंडेंस हो रहे हैं और क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन प्रोफेज में देखिए काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं हमको, सेंट्रोमियर एक ही है। नेक्स्ट, मेटाफेज में एकदम क्लियरली आपको विजिबल होंगे क्रोमोसोम, जहाँ पे डबल्ड क्रोमेटिड विद डबल डीएनए, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। देन एनाफेज में देखिए यहाँ से ब्रेकिंग होती है और दोनों क्रोमोसोम जो हैं, यानी दोनों क्रोमोसोम तो एक ही था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं अलग अलग हो जा रहे हैं और फिर डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। देन एक छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीजन का, माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये बना होता है एस्ट्रल रेस से, सेंट्रियोल्स एक्चुअली सेंट्रोसोम में होते हैं और स्पिंडल फाइबर से।
सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रेस को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, अभी डायग्राम में मैं आपको शो करूँगा। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनकी 4 कैटेगरी है, क्रोमोसोमल और काइनेटोकोर फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स, कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स, राइट। ईच स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, या जिसे हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इन एनिमल सेल द पोल्स आर फॉर्म्ड बाई एस्टर्स। देर आर 2 एस्टर्स। द स्पिंडल ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज एम्फीएस्टर्स, मतलब 2 एस्टर्स होते हैं, या इनको सेंट्रिक स्पिंडल्स कहते हैं क्योंकि ये राइज होते हैं सेंट्रियोल से। प्लांट में इसका रिवर्स है, बहुत क्लियर पता नहीं है कि किस तरह से एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में भी ऑन रिसर्च है कि यहाँ पे बिना सेंट्रियोल के एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको एसेंट्रिक स्पिंडल्स भी कहते हैं। अब हम लोग डायग्राम पे आ जाते हैं। ये 2 सेंट्रियोल हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो यहाँ से एस्ट्रल रेज निकल रही हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है, और ये सेंट्रियोल है। इन दोनों को मिला के हम लोग एस्टर्स कहते हैं। तो एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में 2 एस्टर्स आपको दिख रहे हैं। ये क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, या इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर वाले पॉइंट के साथ। ये इंटरजोनल फाइबर्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स हैं, जबकि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स हैं, राइट। यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, ये उनके क्रोमेटिड्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है स्पिंडल अपरेटस को। स्पिंडल अपरेटस में आप क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। मैं डायग्राम यहाँ पे मैंने सेल डिवीज़न का मेंशन नहीं किया है जिससे आप समझ पाते बहुत बेहतर तरीके से। मैं इस वीडियो के लास्ट में सेल डिवीज़न का जो डायग्राम है उसको ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से उसे बना लीजिएगा। और उसी में हम बाईवैलेंट और टेट्राड क्या होता है उसको भी ऐड कर देंगे। आप वहाँ से आराम से बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर का बना लेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, तो उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह बने रहिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो शो करते रहें। थोड़ा सा सराउंडिंग डिस्टर्बेंस भी आप लोग को मिल रहा होगा, थोड़ी सी कभी कभी घंटी की आवाज़ भी आ गई होगी या गाड़ी की आवाज़, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड कीजिए। और नेक्स्ट टाइम से हमारी कोशिश होगी कि आपको जो वीडियो दें वो सराउंडिंग साउंड से बचा हुआ रहे, कोशिश ये रहेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि घर में अगर आप काम कर रहे हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं। उसी डिस्टर्बेंस के साथ हमको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी होती है, हम लोग को वीडियो भी बनाना पड़ता है। आप सब इस तरह का कंडीशन फेस करते होंगे, तो कोई नहीं। आपको अगर कोई मिस्टेक्स या कोई अपडेट देनी होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूं। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू। तो मैंने जैसे आपसे बोला था कि मैं लास्ट में जो पिक्चर्स हैं माइटोसिस और मियोसिस और एक माइंड मैप सेल साइकिल का ऐड कर दूंगा, तो वो यहाँ पर है। प्रोसेस तो पूरा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और ये जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। सेल साइकिल 2 पार्ट होते हैं, इंटरफेज़ और एम फेज़। इंटरफेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। यहाँ पर G1 फेज़ से सेल कभी कभी एग्ज़िट कर सकती है, कुछ सेल्स, नॉट ऑल सेल्स, ठीक है, एग्ज़िट कर जाएगी और इंटर कर जाती है कि इनएक्टिव स्टेज में, जिसे हम लोग क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती है, और जब सेल को कहा जाता है तो फिर इंटर कर जाती है इस फेज़ में। नाउ जो एम फेज़ है, एम यहाँ पर डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें माइटोसिस भी मतलब हो सकता है और मियोसिस भी।
लेकिन मोर फ्रिक्वेंटली जो हम लोग एम फेज का मतलब समझते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं, वो माइटोसिस सेल डिवीज़न के लिए करते हैं। तो दो तरह का डिवीज़न हमारा, एक माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस है। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। वहीं मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड यानी दो सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं पूरे मियोसिस में। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, यहीं पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है जो भी डॉटर सेल बनती हैं। और देन मियोसिस सेकंड होता है, ये इक्वेशनल टाइप होता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ऑलमोस्ट क्या इक्वली होते हैं अपनी पेरेंटल सेल के। तो फाइनली 4 डॉटर सेल यहाँ पे बनती हैं मियोसिस कंप्लीट होने पे, और सारी सेल क्या होती हैं, हैप्लॉयड होंगी। नाउ माइटोसिस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। दो फेज़ होता है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। चाहे माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपको मिलेगा। हम यहाँ पे माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस को फिर से 4 फेज़ में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। वहीं साइटोकाइनेसिस को हम लोग यहाँ दो तरह से समझेंगे। एक तो फरो फॉर्मेशन होता है जो कि एनिमल सेल में होता है, जबकि अगर आप प्लांट सेल में देखें तो वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के लिए। अब कैरियोकाइनेसिस के कौन कौन से की पॉइंट हैं? तो पहला होता है प्रोफेज़। और प्रोफेज़ का मेन पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम की पेयरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो प्रोफेज़ के एंड होने तक पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो सभी डिसअपियर हो जाते हैं, क्रोमोसोम कम्प्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं। देन मेटाफेज़ की आइडेंटिटी क्या है कि जो क्रोमोसोम है, पेयर्ड क्रोमोसोम, वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर मतलब मिडल ऑफ द सेल। देन एनाफेज़ होता है। एनाफेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेशन होता है, और फिर वो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अभी आगे डायग्राम में सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम चेंज अगेन हो जाते हैं, किसमें, क्रोमेटिन में, यानी डीकंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम का क्रोमेटिन में। और देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है और सेल डिवाइड कर जाती है। देन आते हैं मियोसिस पे। तो मियोसिस के दो फेज़ हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। ये वीडियो में नहीं आ रहा है, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और इन दोनों के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज़ है पूरे मियोसिस का, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ था, उन्होंने पढ़ा था। मियोसिस फर्स्ट में देन मेटाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा और टेलोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेज होती हैं, जिनमें से नंबर 1 है लेप्टोटीन, नंबर 2 है जाइगोटीन, और नंबर 3 है पैकिटीन, नंबर 5 है फोर्थ डिप्लोटीन, और नंबर 5 है डाइकेनेसिस। तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कॉन्टीन्यूअस रहता है, जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग्स की प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं, जिससे साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। डिप्लोटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुई है तो पेयर्ड क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, लेकिन किएज़मा अभी भी यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है किएज़मा का, जिससे सारे के सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड, ये माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जैसा है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये माइटोसिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एनसीईआरटी वाइज ही है कि प्रोफेज फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कॉन्टीन्यूअस चल रहा है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ प्रोफेज पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। देन मेटाफेज वाली स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिडल ऑफ द सेल, जिसको इक्वेटर ऑफ द सेल कहते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे अलाइन होते हैं। स्पिंडल फाइबर आकर यहाँ पे काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होती है। और इन स्पिंडल फाइबर्स की ओरिजिनेशन सेंट्रियोल से होता है। हम लोगों ने पूरा स्पिंडल अपरेटस के बारे में इसके पहले पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर अगेन।
देन एनाफेज में क्या होता है, यहाँ से ब्रेकिंग होती है लॉन्गिट्यूडिनरी सेंट्रोमियर की, तो ये क्रोमेटिड यानी रिस्पेक्टेड क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ, एनिमल पोल और वेजिटल पोल की तरफ सेल के मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। एनाफेज इज़ द रैपिड मूवमेंट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम और क्रोमेटिड टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। नाउ द टेलोफेज, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फरू फॉर्मेशन या सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो क्रोमेटिड हैं वो अगेन क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे सेल ऑर्गेनल अगेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फाइनली सेल साइटोकाइनेसिस करके दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो दो डॉटर सेल बनेंगी ये डिप्लॉयड या हैप्लॉयड होंगी, डिपेंड करता है कि पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है। अगर पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है प्रोफेज के दौरान तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होंगी, अगर यहाँ पर हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड का ही फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये देखिए एक डायग्राम शो किया जा रहा है, कैनेटोकोर ये लगा हुआ है रेड कलर से, ये क्रोमेटिड्स हो गए। और बिफोर एस फेज की कहानी है, आफ्टर द एस फेज क्या होता है, क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनके लिए नए क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस क्रोमोसोम के इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ये सेंट्रोमियर वाली पोजीशन है। देन मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस सेल डिवीज़न की प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टेज जो आपको देख रही है लेप्टोटीन है। यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है पैटर्नल और मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी कॉन्टीन्यूअस रहता है। ज़ाइगोटीन वाली प्रोसेस में पेयरिंग कंप्लीट होती है और इन पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। जो पेयरिंग होती है उसके लिए प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स मदद करता है दोनों क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने में, जो कि यहाँ ब्लैक कलर से बीच में डॉट डॉट करके आपको शो किया जा रहा है। इसे हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन पैकेटीन वाली स्टेज में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं ये एक दूसरे पे क्रॉस ओवर करते हैं और क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके अलावा केजमेटा फॉर्मेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। एट द एंड ऑफ पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है। देन आते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसोल्यूट होता है, यहाँ पे इसका डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। तो जो क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ से अलग नहीं होते, ये अभी भी अटैच्ड होता है। और ये कंडीशन कई सालों तक बनी रह सकती है, जो किएज़मा है, राइट। इसी को हम लोग किएज़मेटा या एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है अलग अलग नाम देते हैं। देन आता है डायकाइनेसिस। अगर आप डायकाइनेसिस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पर भी यहीं पर हो गया था, अब सेपरेशन हुआ है। तो न्यू तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि यहाँ से जीन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ से जीन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो डायकाइनेसिस में क्या हुआ, किएज़मेटा का सेपरेशन हुआ यानी टर्मिनलाइजेशन हो चुका है, और क्रोमोसोम अब अलाइन करना स्टार्ट कर जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे यानी इक्वेटर ऑफ द सेल पे। तो डायकाइनेसिस एक्चुअली मेटाफेज स्टेज और प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट वाला स्टेज जिसे डायकाइनेसिस कहते हैं उसके बीच का ट्रांजिशन स्टेज होता है। आप क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। तो ये दो क्रोमोसोम, एक पैटर्नल है यानी पिता वाला और दूसरा मैटरनल है ब्लैक वाला, और ये हमने कैपिटल लेटर से जीन कॉम्बिनेशन पैटर्नल क्रोमोसोम में और ये मैटरनल क्रोमोसोम में जीन कॉम्बिनेशन स्मॉल लेटर से लिख दिया है। इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस पेयर या बाइवेलेंट भी कहते हैं या टेट्राड भी कह रहे हैं। ये वो साइट है जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये और ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये और ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, लेकिन होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कह रहे हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। अपनी बॉडी में क्या है,
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें से हाफ कहाँ से आते हैं, फादर से, और हाफ कहाँ से आते हैं, मदर से। तो हर हाफ क्रोमोसोम को, यानी 23 क्रोमोसोम जो हैं वो पैटर्नल साइड से होंगे और 23 क्रोमोसोम क्या होंगे, मैटरनल साइड से। तो ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उनको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। मेल के केस में एक्स और वाई क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होता है, एक्स की साइज़ बड़ी होती है और वाई क्रोमोसोम की साइज़ छोटी होती है। अगेन वापस आते हैं, तो दिस इज़ द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। इस स्ट्रक्चर को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, जो कि पैकेटीन स्टेज में बनता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी ब्रेकिंग होती है दोनों तरफ जेनेटिक मटेरियल की, और एक्सचेंज होता है दोनों क्रोमेटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और फिर यह आप देखिए न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ से कैपिटल ए जीन ट्रांसफ़र हो जा रहा है इसमें, और यहाँ से स्मॉल ए जीन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये नए तरह का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। जबकि बाकी सारे कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आया होगा कि रिकॉम्बिनेंट क्या है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है। नाउ प्रोफेज फर्स्ट का उन्होंने लेप्टोटीन, जैकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन ये सारी स्टेज देखी। इसके अलावा उन्होंने क्रॉसिंग ओवर को भी समझा थोड़ा सा। अब आ जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट में। यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन कर जाएंगे, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो चुकी हैं। नाउ ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, यानी कि पेयर्ड क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। और एनाफेज में दोनों अपने पोल पर पहुँच जाएंगे। ध्यान ये देना है कि टेलोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अगेन क्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। डिस्पर्जन ज़रूर होता है, लेकिन ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके ठीक बाद प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच का फेज क्या कहलाता है, इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे आप देखिए प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच्ड हो रहे हैं, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, और प्रोफेज के एंड तक राइट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन आ गई है। ये ध्यान देना है, टेलोफेज फर्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझिएगा, एकदम एक जैसी प्रोसेस नहीं है। देन मेटाफेज पे क्रोमोसोम कहाँ हो रहे, अलाइन हो रहे हैं इक्वेटर पे। अब यहाँ पर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले केस में आपने क्या देखा कि क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है ना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ये अलग हुए हैं, ये दोनों तरफ अलग हुए हैं। लेकिन इस वाली प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो अब क्रोमोसोम का क्रोमेटिड ब्रेक करेगा। तो अब ये एनाफेज वाली स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे बाय द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और देन फाइनली सेकेंड साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे 4 डॉटर सेल बनेंगी और सब सेल हैप्लॉइड होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखिए अगेन यहाँ पर बन चुकी है, राइट। तो आपने क्या देखा, ये पहला साइटोकाइनेसिस था जहाँ पे हैप्लॉइड सेल बन गई है, और ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बन रहा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यहाँ क्रोमेटिड का नंबर ज़्यादा है और या क्रोमोसोम ज़्यादा लग रहा है। तो क्रोमोसोम का नंबर काउंट करने का एक ही तरीका है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर आप काउंट कीजिए। 2 सेंट्रोमियर तो 2 क्रोमोसोम, राइट। 1 सेंट्रोमियर तो एक ही क्रोमोसोम है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें लास्ट में 1 सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर अगर आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न से बचना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उनके सेंट्रोमियर के नंबर को याद रखें। तो ये मेटाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज फर्स्ट, ये टेलोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। तो टोटली 4 डॉटर सेल बन जाएंगी। नेक्स्ट है बाईवैलेंट या टेट्राड क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो देखिए क्या लिखा, बाईवैलेंट डिस्क्राइब अ पेयर और ऑफ अ बीइंग टुगेदर एज इन पेयर। In biology and genetics, it usually is used to describe homologous chromosomes that are in synapses. Synapses मतलब pairing during the meiosis. It is referred to as bivalent chromosome. 2 chromosomes coming from each parent are joined at the synapse. तो बाईवैलेंट एग्जैक्टली है क्या, पेयर का पेयर बोला जा रहा है ना एक तरह से। तो ये 2 क्रोमोसोम हैं और दोनों होमोलोगस है, तो इनकी जब पेयरिंग हो रही तो जो कंडीशन होती है उससे बाईवैलेंट, या इन चारों क्रोमेटिड के आधार पे इनको हम लोग टेट्राड भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। रेड और ब्लैक क्या है, नॉन सिस्टर है। तो एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड, 10 बार मैं बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ
कि एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। चाहे आप इसकी बात करें, चाहे इसकी और इसकी बात करें, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो टेट्राड और बाइवेलेंट का कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया होगा। और अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको कि सबसे पहला वाला डायग्राम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त से आए। तो G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़। आपका M फेज़ सबसे ड्रामेटिक फेज़ है और इसके प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ कि ये फेज़ जो आपका है, दिस इज़ द M फेज़। ठीक है, ये कौन सा फेज़ है? M फेज़ है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर सेल को मान लो डिवाइड नहीं करना है तो ये G1 फेज़ से एग्जिट कर जाएगी और G0 फेज़ में चली जाएगी, और फिर से अगर उसे कहा जाएगा तो वो एंटर कर जाएगी किसमें? G1 फेज़ में, और फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसकी कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कि मेरी अब कोशिश ये होगी कि एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करूं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब 1.5 घंटे 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होगा तब 2 पार्ट में करूँगा। अदरवाइज़ मेरी कोशिश ये होगी कि एक ही घंटे में वीडियो को कवर करूं। और आपसे एक डिमांड नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है कि आप जो देख रहे हैं इस डायग्राम्स को या सारे कंटेंट को, आप क्लियरली देखिए। कोई भी आपको मिस्टेक्स या कोई अपडेट्स लगती है कि सर ये भी आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, ये एक तरह का बस एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि कर रहा हूँ मैं तो ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ ही डालता हूँ। तो आप अगर मुझे बताएंगे कि हाँ इस पर कुछ और अपडेट कर सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो शुक्रिया आप लोगों का, और कोशिश कीजिए कि इसे शेयर कीजिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, किसी का भी कुछ भी भला हो जाए।